आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं भावना राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य की ये पंक्ति सुनकर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कहते सुनते सबका हाल, वाक्य की है यह ही चाल। तो वाक्य जो है वो अपनी चाल चलता है, मगर वाक्य तक पहुँचने के लिए हम स्वर, व्यंजन, वर्णमाला और शब्दों से होकर गुजरते हैं, क्योंकि इन सभी के मिलने से ही हम वाक्य तक पहुंच पाए हैं। तो आप लोगों ने वर्णमाला के बारे में जाना। सबसे पहले वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, और व्यंजन जो हैं वो हमेशा स्वरों के सहयोग से ही बोले जाते हैं। और व्यंजन वर्गों में बांटे गए हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ, ऊष्म वर्ण और संयुक्त वर्ण। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन को मिलकर बनती है वर्णमाला। वर्ण के साथ माला शब्द लगा है तो हमें फूल माला की याद आ गई। फूलों की माला भी इसी तरह सुव्यवस्थित ढंग से एक एक फूल पिरो कर बनाई गई होती है। इसी तरह स्वर और व्यंजन भी बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से रखे जाते हैं, एक के बाद एक, इसीलिए वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों, वाक्य जानने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। वाक्य तभी पूर्ण कहे जाते हैं जब शब्दों का सार्थक समूह होता है। अब ये सार्थक क्या है? सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। जिस तरह से आपने पढ़ा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो सार्थक अर्थात अर्थ जिसका कुछ समझ में आता है। जिस प्रकार मैं आपके सामने कुछ वाक्य बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मुझे भूख लगी है, आज मैं बाहर नहीं खेलूँगा। मुझे खाना खाना है, मैं सो जाऊँगा। देखा आपने, मैंने इस तरह के वाक्य बोले तो आप या कोई भी व्यक्ति इसे बहुत आसानी से समझ जाएगा। अब एक और शब्दों का समूह बोलती हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। आजा सीता, तेरा आकाश ऊपर, हरा तोता नीचे, बादल काला पहाड़। देखा बच्चों, कितने सारे शब्दों को मैंने मिलाकर एक बात बोली, मगर इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। अर्थात निरर्थक ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसे हम वाक्य नहीं कहते हैं। ठीक है? तो वाक्य वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, अर्थात शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मुख्यतः वाक्य को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 वर्ग यानी 3 अलग अलग हिस्से कर देते हैं वाक्य के। एक कर्ता, एक कर्म और क्रिया। और वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं बेटा। अंग उद्देश्य और विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय तो 2 हैं, और उसके हमने भाग कर दिए 3 वाक्य के। तो इसको कैसे बांटेंगे? बहुत आसान है बच्चों। कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, कर्ता होता है। और विधेय जो है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। कर्म और क्रिया विधेय के अंतर्गत आ जाते हैं। इसे आप उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों। चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। राखी खाना पकाती है। देखा बच्चों,
ये एक पूर्ण वाक्य है। अब इसमें कर्ता कौन है अर्थात करने वाला कौन है? राखी। इस वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति स्त्रीलिंग है राखी। तो राखी उद्देश्य, वो क्या काम कर रही है? पकाने का। और क्या पका रही है? खाना। तो खाना कर्म है और पकाती क्रिया है, क्योंकि कर्ता और क्रिया आपस में संबंधित होते हैं। करने वाला जो भी काम करता है उसे क्रिया कहते हैं, मगर क्या काम कर रहा है वो कर्म होता है। तो कर्म और क्रिया को हम विधेय कहते हैं। समझ गए? एक और उदाहरण देखिए बच्चों। सूरज उगता है। सूरज उगता है में सूरज कर्ता, कर्म तो इसमें है नहीं, और क्रिया है उगता है। ठीक है? अब कर्म और क्रिया, मगर कर्म तो नहीं है, फिर भी हम इसे वाक्य कहेंगे बच्चों, क्योंकि वाक्य जो है वो कर्ता और क्रिया की होने से भी पूर्ण होता है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटा। अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है तो भी वह वाक्य पूर्ण होता है, यदि उसमें कर्ता और क्रिया है। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग जानेंगे। पापा दफ्तर जाते हैं। कितना आसान है। पापा कर्ता अर्थात उद्देश्य, दफ्तर जाते हैं अर्थात दफ्तर कर्म, और जाते हैं क्रिया, दोनों विधेय। एक और उदाहरण देखिए। पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी कर्ता, कर्म तो है नहीं, उड़ते हैं। यदि इसमें आकाश में होता तो वो कर्म हो जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षी कर्ता और आकाश में उड़ते हैं क्रिया। बच्चों इसका एक आसान तरीका और है, अगर आप इसे और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि कर्ता और क्रिया जो है वो आपस में संबंधित होते हैं, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, उद्देश्य में हमें कर्ता रखना है और शेष वाक्य का अंश जो बच जाता है वो सारा ही विधेय है। वाक्य के दो अंग होते हैं बेटा। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें उद्देश्य और विधेय, इसे आप अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए हम और उदाहरण देखते हैं, आपके उद्देश्य और विधेय के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा देते हैं। देखिए, किसान अनाज उगाता है, ये एक पूर्ण वाक्य है। इसमें किसान उद्देश्य और अनाज उगाता है विधेय। और देखिए, राजा न्याय करता है, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। इसमें राजा तो उद्देश्य है और न्याय करता है विधेय। अगर यहाँ न्याय करता है, न्याय जो है वो कर्म है, अगर कर्म नहीं रहता तो भी वाक्य अपने आप में पूर्ण होता। बच्चों वाक्य बहुत प्रकार के होते हैं, तो वाक्यों को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अभी तक आपने वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा। दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसके अंतर्गत कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं, जिसमें कर्ता उद्देश्य, कर्म और क्रिया विधेय होता है। अब हम आते हैं उसके भाग पर। वाक्यों के दो भाग होते हैं बच्चों, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब जो भी वाक्य हम बोलते हैं उसका कुछ अर्थ होता है कि नहीं? कभी कभी मम्मी पूछती है कहाँ गए थे, ये एक प्रश्न है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये तो एक फीलिंग है, भाव है। ठीक है, आज मुझे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, ये एक आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार वाक्यों को आप अर्थ के आधार पर जानेंगे बच्चों। चलिए जानते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आज हम इसे इस वीडियो के द्वारा जान लेते हैं, मगर विस्तार से हम आगे अगले वीडियो में जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य में पहला प्रकार है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि वाचक। दिखने को तो ये बहुत सारे दिख रहे हैं, मगर जब इसे विस्तार से जानेंगे ना बच्चों,
तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये वाक्य तो हम रोज आम बोलचाल की भाषा में सुनते और बोलते हैं, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और बच्चों, कहानी और कविता सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तो मैं इसे अर्थात वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, एक छोटी कविता के द्वारा सिखाऊंगी और आप उस कविता को बहुत अच्छे से याद कर लेना, फिर आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। चलते चलते बच्चों, एक आपके लिए राय है। आपकी पुस्तक व्याकरण संबोध में जितने भी अभ्यास आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप वीडियो को सुन लेंगे, समझ लेंगे, उन अभ्यास को आप स्वविवेक से हल करते चले जाएं। जब आपकी शिक्षिका के द्वारा उत्तर दिए जाएंगे, तब आप उनका मिलान करके अपने संदेह का निदान पा सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अगले वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।